नमस्कार दोस्तों। एथिक्स की जो केस स्टडीज पूछी जाती हैं, चाहे हम आईएएस परीक्षा की बात करें या फिर एमपीपीएससी की, यूपीपीसीएस की, और इवन जो आरएएस के भी पाठ्यक्रम में एथिक्स की जो केस स्टडी लगाई गई हैं, उनको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पिछले वर्षों में आई हुई केस स्टडीज को पढ़ें और उनमें क्या क्या मॉडल उत्तर लिखते समय क्या क्या विंद हो सकते हैं, इस पर विचार करें। तो आईएएस 2020 की एक केस स्टडी के डिस्कशन के माध्यम से इस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे। यहां पर एक केस स्टडी मैंने आईएएस 2020 पे आई है, जिसको मैंने यहां पर लिया है। यह जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी के संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें जो है बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आप एक बड़े नगर निगम के आयुक्त हैं तथा आपकी जो छवि है वह एक ईमानदार और इसके साथ ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। आपके नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल का निर्माणाधीन है, जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी पाने वाले जो श्रमिक हैं वो कार्यरत हैं। तो पहला नोट करने वाला पॉइंट है कि आप एक क्या है, कमिश्नर हैं। आपको सीधे सीधे कमिश्नर बना दिया गया केस स्टडी में, और आपकी जो इमेज है वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। फिर इसके साथ ही आपके नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय माल निर्माणाधीन है, जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक कार्यरत हैं। मानसून के दौरान छत का जो बड़ा भाग है वो गिर जाता है। जो मॉल बन रहा था उसका एक हिस्सा गिर जाता है, और 4 जो श्रमिक हैं, इन 4 श्रमिकों की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है, जिसमें 2 अवयस्क हैं। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी। दुर्घटना से मचे हाहाकार ने सरकार को जांच का आदेश देने के लिए बाध्य किया। अब यहां पर क्या है, जांच हो गई, जांच का आदेश क्या है, देने हेतु बाध्य किया। आपकी प्रारंभिक जांच, इसका मतलब जांच आपको ही सौंपी गई है। आपकी प्रारंभिक जांच में अनेक विसंगतियों का खुलासा हुआ। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। स्वीकृत निर्माण योजना में केवल एक निम्नतल की अनुमति थी, लेकिन एक अतिरिक्त निम्नतल का निर्माण कर लिया गया। जांच में पहली खामी क्या आई, गुणवत्ता की। यहां पर इसके साथ ही दूसरी खामी क्या आई कि परमिशन से ज्यादा फ्लोर्स क्या है, नीचे क्या है, अंडरग्राउंड क्या है, बना लिए गए। निगम के इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा भी किया गया। तो यहां पर अब क्या है कि साठगांठ का भी पता लग रहा है कि जो नगर निगम के, आप ही के नगर निगम के एक इंस्पेक्टर साहब हैं, जिन्होंने क्या है अपने निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा किया। अपनी जांच के दौरान आपने पाया कि मास्टर प्लान में उल्लिखित जो हरित क्षेत्र था, उस क्षेत्र को भी क्या है नहीं बनाया गया है। और इसके साथ ही आप ये भी स्थिति में पाते हैं कि जो मॉल के निर्माण की जो पूर्व स्वीकृति है वह आपके ही विभाग के पहले के जो कमिश्नर रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं और आपके बहुत अच्छे पेशेवर तौर पर आपसे अच्छी तरह से परिचित हैं, और साथ ही आपके अच्छे मित्र भी हैं। ये मामला दोस्ती का भी आ गया। और इसके साथ ही प्रथम दृष्टया यह प्रसंग नगर निगम के अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच व्यापक साठगांठ प्रतीत होता है। मतलब प्रथम दृष्टया जो है, ऐसा ये लगता है कि ये साठगांठ है। आपके सहकर्मी आप पर जांच को मंद गति से करने का दबाव भी डाल रहे हैं। जो आपके कलीग्स हैं, वो कलीग्स जो है
वो आप पर एक दबाव भी डाल रहे हैं कि आप जांच को क्या करें, मंद गति से करें। निर्माणकर्ता जो कि समृद्ध और प्रभावशाली है, जो बिल्डर है, वह राज्य मंत्रिमंडल का एक शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। जो मॉल बनाने वाला बिल्डर है वो बहुत ही पावरफुल आदमी का, मंत्री का रिश्तेदार है। वो आपको बड़ी राशि देने का वादा करके प्रसंग को रफा दफा करने के लिए फुसला रहा है, और वो यह भी इशारा करता है कि यदि प्रसंग उसके हित में शीघ्र निपटाया नहीं जाता है तो कार्यालय में आपके विरुद्ध यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम के अंतर्गत मामला क्या है, दर्ज कराने के लिए एक महिला इंतजार भी कर रही है। तो अगर आपने, पहला तो है कि वो किसी मंत्री का, शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। दूसरा, यहां पर वो कह रहा है कि मामले को रफा दफा करिए। तीसरा, यहां पर वो धमकी भी दे रहा है कि अगर आपने मामले को रफा दफा कुछ ले देकर नहीं किया तो एक महिला है जो आपके खिलाफ एक उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए तैयार बैठी है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। इस परिस्थिति में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और आपके द्वारा चयनित क्रियाविधि को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर क्या है कि इस प्रसंग में निहित जो नीतिपरक मुद्दे हैं, उन नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। इस परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प क्या है उपलब्ध हैं, और इसके साथ ही जो चयनित क्रियाविधि को भी क्या है स्पष्ट कीजिए। इस तरह की केस स्टडीज दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकती हैं। हो सकता है कि उसमें इतना विस्तार न हो, लेकिन इस तरह के मामले क्या है आपके साथ उठाए या आपके सामने रखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि एक बहुउद्देशीय जो है मल्टीपर्पज एक मॉल बन रहा था। मॉल बनने के दौरान ही गिर गया, और उसका एक हिस्सा जो गिरा उसमें 4 श्रमिकों की दुखद तरीके से मौत हो गई। इसके अनेक श्रमिक घायल हैं, और इसमें जो दबाव है वो तिहरा है आपके ऊपर। एक तो अपने सहकर्मियों का दबाव है, दूसरी तरफ बिल्डर का दबाव है, और इसके साथ ही मित्रवत होने की वजह से दबाव तो नहीं है, लेकिन जो पूर्व के कमिश्नर रहे हैं जिनके कार्यकाल में इसको परमिशन दिया गया है, पूर्व के जो कमिश्नर हैं वो कमिश्नर भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक अपेक्षा तो आपसे रख रहे हैं। और इसमें आपसे यूपीएससी ये पूछ रही है कि इसमें मुद्दे क्या है। तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आईएएस 2020 की नगर निगम आयुक्त की जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी को आपके साथ क्या है डिस्कस करने जा रहा हूं। इस केस स्टडी में 3 प्रश्न हैं। इसमें क्या है, 3 प्रश्न क्या है केस स्टडी में। तो आईएएस 2020 में एथिक्स में जो केस स्टडी क्या है यहां पर पूछी गई है, उस केस स्टडी के संदर्भ में क्या है यहां पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहली बात यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो कमिश्नर हैं, जो यहां पर निगम आयुक्त हैं, उनके साथ इस पूरी केस स्टडी में ये आपसे पूछा गया है कि इसमें अंतर्निहित नैतिक मुद्दे क्या हैं। अंतर्निहित जो नैतिक मुद्दा है वह नैतिक मुद्दा क्या है, यह पहली बात क्या है पूछी गई है। दूसरी बात इसमें यह पूछी गई है, जो दूसरा इसमें प्रश्न है, वो प्रश्न का हिस्सा है, वह यह है कि कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। यहां पर क्या है, दूसरा क्या है कि आप क्या करेंगे। आप दबाव के सामने झुकेंगे, उस प्रलोभन के सामने झुकेंगे जो बिल्डर के द्वारा दिया जा रहा है, सहकर्मियों का जो दबाव है उस दबाव के सामने आप झुकेंगे या नहीं झुकेंगे। तो उपलब्ध विकल्प आपके पास क्या है, और इसके साथ ही आप जो कुछ भी करेंगे उसके स्पष्ट रूप से क्रियाविधि को क्या है बताना है। तो इस तरह से 2020 आईएएस के एग्जाम में आपको एक नगर निगम आयुक्त की केस स्टडी में ये 3 बातें क्या है पूछी गई। अंतर्निहित नैतिक मुद्दा क्या है। नैतिक मुद्दा क्या होता है, पहले तो यह है
कि नैतिक मुद्दा कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह के मुद्दों से क्या है भिन्न होता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि जब हम किसी भी विषय में इथिकल इशू को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इथिकल इशू वहां पर कैसे कानूनी मुद्दे से क्या है भिन्न होगा। देखिए, नैतिक और कानूनी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो कानूनी चीजें होती हैं वो बाहरी होती हैं और उसमें जो बाध्यता आती है, जो उसमें बाइंडिंग्स आती हैं, वो कहीं ना कहीं ताकत के बल पर आती है, राज्य के, सेना, पुलिस इसके द्वारा आती है। लेकिन जो नैतिक मुद्दे होते हैं वो आंतरिक होते हैं और नैतिकता का प्रश्न हमेशा व्यक्ति के चरित्र और आचरण के या घटनाओं के मूल्यांकन से संबंधित होता है। तो इसमें जो अंतर्निहित नैतिक मुद्दे हैं, उन अंतर्निहित नैतिक मुद्दों में हम कार्यों का मूल्यांकन, इसके साथ ही व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन, इन सब का आकलन करते हैं। यहां पर जो नैतिक मुद्दा, जो सबसे पहला नैतिक मुद्दा है, वह नैतिक मुद्दा यहां पर यह है कि पूरी केस स्टडी में अगर आप देखेंगे तो उत्तरदायित्वहीनता की चीज क्या दिखती है। तो एक मुद्दा इसमें सबसे बड़ा है, वह है उत्तरदायित्व का मुद्दा। जो यहां पर जो मॉल के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के गिरने के बाद 4 मजदूरों की मौत होती है, तो यहां पर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए लोग तैयार होने के बजाय उसकी लीपापोती कर रहे हैं। तो अंतर यहां पर क्या है, एक उत्तरदायित्व का मुद्दा इसमें है और उत्तरदायित्व नैतिक भी होता है, कानूनी भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हमें बाध्य किया जाता है कि आपने ये काम किया है, इसलिए आपकी इस पर क्या है, आपकी यहां पर क्या है जिम्मेदारी है, आप इसके लिए क्या है जिम्मेदार हैं। ये बात क्या है कही जाती है, ये बात अक्सर क्या है बताई जाती है। लेकिन यहां पर आप ये ध्यान में रखें कि एक उत्तरदायित्व का नैतिक प्रश्न भी होता है जो आंतरिक होता है कि मैं रियलाइज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा यह है कि 4 श्रमिकों की अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के एक हिस्से के गिरने से मौत होने और अनेक श्रमिकों के घायल होने की नैतिक तौर पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी को कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। जैसे कोई बस ड्राइवर है, उसने कोई एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट के बाद वो खुद इस बात को फील कर रहा है, तो ये क्या है, ये यहां पर जो अकाउंटेबिलिटी फील करना उसके लिए नैतिक प्रश्न हो गया। या अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन, तो उस फैमिली मैन वेब सीरीज में दिखाया गया कि एक आतंकी घटना की जहां पर पूरी प्लानिंग चल रही थी, जहां पर एक पूरा आतंकी घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश चल रही थी, वहां पर कुछ लोग जो है इंस्पेक्शन के लिए गए एनआईए के, और एनआईए के इंस्पेक्शन के लिए गए हुए लोगों ने वहां पर कुछ चीजें ऐसी क्या थी जो वो पकड़ नहीं पाए और उसके बाद ही क्या है वहां पर आतंकवादी घटना हुई। तो उसमें से जो एनआईए के जो ऑफिसर्स जो उसमें गए थे वहां पर इंस्पेक्शन के लिए, वो अपने आप को भीतरी तौर पर क्या है जिम्मेदार मानते हैं। तो भीतरी तौर पर, आंतरिक तौर पर अपने आप को किसी चीज के लिए जिम्मेदार मानना या न मानना, ये उत्तरदायित्व का नैतिक आयाम होता है जो इस घटना में निहित है। दूसरी बात यहां पर यह है कि इस घटना में यहां पर एक सत्यनिष्ठा का भी नैतिक मुद्दा है। इसमें एक इंटीग्रिटी का भी, सत्यनिष्ठा का भी इसमें एक नैतिक मुद्दा क्या है निहित है। और ये जो इंटीग्रिटी का जो नैतिक मुद्दा इसमें निहित है वह क्या है, तो ईमानदारी पूर्वक नगर निगम के आयुक्त जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। इसमें दबाव, इसके आड़े दबाव है, यहां पर धमकी है और इसके साथ ही अपेक्षाएं हैं, कुछ अंतर्निहित अपेक्षाएं हैं। इसलिए यहां पर एक दूसरा नैतिक मुद्दा जो है वह सत्यनिष्ठा का भी है। इसके साथ ही इसमें हितों के टकराव का भी मुद्दा है।
इसमें हितों का जो टकराव है, हितों के टकराव का भी यहां पर एक मुद्दा कहीं ना कहीं क्या है, निहित है। तो एक तो यहां पर उत्तरदायित्व का मुद्दा है, दूसरा यहां पर सत्यनिष्ठा का नैतिक मुद्दा है, तीसरा यहां पर हितों के टकराव का मुद्दा है, चौथा यहां पर अगर आप देखेंगे तो चौथा यहां पर साठगांठ पूर्ण या एक और मुद्दा है, नैतिक दुविधा का मुद्दा भी है, एक इथिकल डायलेमा का भी मुद्दा है, नैतिक दुविधा का मुद्दा है, साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। यहां पर इसमें इस केस स्टडी में साठगांठ पूर्ण जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का भी क्या है, साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। और साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार के अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के पतन का भी मुद्दा है, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ का भी मुद्दा है। तो सार्वजनिक जीवन में जो सार्वजनिक जीवन है, इस सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के जो ईमानदारी है, इस ईमानदारी के पतन का भी यहां पर क्या है, मुद्दा है। ये सब आपके पॉइंट्स है कि इसमें अंतर्निहित नैतिक मुद्दा क्या है। तो उत्तरदायित्व का मुद्दा है, सत्यनिष्ठा का नैतिक मुद्दा है, हितों के टकराव का मुद्दा है, नैतिक दुविधा का मुद्दा है, साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा है और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के पतन का मुद्दा है। अब यहां पर हम लोग पहले मुद्दे को देखते हैं कि जैसे मैंने इसमें यहां पर कहा कि इसमें एक उत्तरदायित्व का मुद्दा है। उत्तरदायित्व दरअसल होता क्या है? उत्तरदायित्व जो है वह एक ऐसी बाध्यता को कहते हैं जो किसी कर्तव्य को निभाने के साथ या किसी कार्य को करने के साथ जुड़ी होती है कि आप उस कार्य से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो उस कार्य से संबंधित मुद्दे हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है। इसलिए अक्सर ये बात मैं मैथमेटिकल वे में क्लासेस में ये बात बताई आप लोगों को बताई जाती है कि दरअसल अकाउंटेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है वह क्या है, एक किस्म के ऑब्लिगेशन को कहते हैं। और ये जो ऑब्लिगेशन होता है, यह ऑब्लिगेशन एक आंसर एबिलिटी के साथ क्या जुड़ा होता है कि अगर मैंने कोई काम किया है तो मैं उस काम से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और इसके साथ ही इसमें क्या है, एक प्रकार का जो इन्फोर्समेंट है, वह इन्फोर्समेंट भी यहां पर क्या है, आता है। तो अगर हम लोग इसको एक डिफिनीशन के रूप में देखें, यहां पर मैं अगर इसको कहूं कि ये एक डिफिनीशन है, तो ये वाकई क्या है, एक डिफिनीशन आपके लिए है कि अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू ऑब्लिगेशन प्लस आंसर एबिलिटी प्लस इन्फोर्समेंट, जिसको हम लोग उत्तरदायित्व कहते हैं, जिसको हम उत्तरदायित्व कहते हैं, वह जो उत्तरदायित्व की अवधारणा है वह एक प्रकार की बाध्यता और हिंदी में आंसरेबिलिटी का एग्जैक्ट जो अनुवाद होगा वह होगा जवाबदेही, और इसके साथ ही प्रवर्तनीयता की मिलीजुली अवधारणा है। अब यहां पर इस बात को समझें कि एक मॉल जो है, मल्टीपर्पस मॉल गिर जाता है, 4 मजदूर मर जाते हैं, यहां कोई बाध्यता, कोई भी ऑब्लिगेशन महसूस नहीं कर रहा है उन मजदूरों के प्रति। नगर निगम आयुक्त की स्थिति को आप छोड़िए, जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनके लापरवाहियों की वजह से, जिनकी अनियमितताओं की वजह से, कि इस स्टडी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना हुई है। जिस तरह से नक्शे को, मैप को डिनाई किया गया, सरकार के द्वारा जो नक्शा पारित किया गया था, सरकारी अधिकारियों के आंख में धूल झोंकते हुए और जो नगर निगम के इंस्पेक्शन के अधिकारी, इंस्पेक्टर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नकारते हुए, जिस प्रकार से इसको क्या है, जिस प्रकार से इसको यहां पर देखा गया, वो क्या है, आप ये पाएंगे कि वह एक ऐसी चीज है जो ये दिखाती है कि ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं क्या है, नकार दिया गया।
जो ऑब्लिगेशन है उस ऑब्लिगेशन को नकारा गया, ऑब्लिगेशन यहां पर नहीं है। और वो ऑब्लिगेशन किसके प्रति? दरअसल मजदूर वर्गों के प्रति जो ऑब्लिगेशन है वह ऑब्लिगेशन यहां पर क्या है? नकारा गया। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि दिए गए, इसमें कह सकते हैं कि दिए गए प्रकरण में बहुउद्देशीय, जो बहुउद्देशीय मॉल के निर्माण में लगे मजदूरों के घायल होने और मरने वालों के प्रति नगर निगम के अधिकारियों व बिल्डर में एक उत्तरदायित्व जो हीनता है, उस हीनता की स्थिति दिखाई पड़ती है। उत्तरदायित्व हीनता की स्थिति क्या है? वह क्या है? दिखाई पड़ती है। ये पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात यहां पर यह है कि सत्यनिष्ठा के भी मुद्दे हैं। तो यहां पर एक दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसमें क्या है? एक दूसरा मुद्दा भी है और वह है सत्यनिष्ठा का मुद्दा, इशू ऑफ इंटीग्रिटी। दरअसल यहां पर आप देखें कि जो नगर निगम आयुक्त हैं, उन आयुक्त पर कितने दबाव हैं? यहां पर एक दबाव सहकर्मियों का है। यहां पर एक किस्म का जो दबाव है वह सहकर्मियों का है कि वे जांच को क्या है? धीमी कर दें। एक दूसरे किस्म का जो दबाव है वह बिल्डर का है, और बिल्डर का दबाव जो है वह मामले को रफा दफा करने का है। उनके ऊपर धमकी भी है कि अगर आपने मामले को रफा दफा नहीं किया तो आपके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया जा सकता है। और इसके साथ ही दबाव और धमकी के अलावा यहां पर एक और फैक्टर है, एक और यहां पर चीज यहां जुड़ी हुई है, और वह चीज यहां पर क्या है? वह चीज यहां पर यह है कि ये जो पूरा जो प्रकरण है, ये जो पूरा जो मामला है, इस मामले में आप ये पाएंगे कि इसके साथ ही एक अपेक्षा भी जुड़ी हुई है, और वो अपेक्षा है पूर्व नगर निगम की। भाई अगर आपकी किसी से मित्रता है तो वो मित्रता के नाते आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन तो जरूर करेगा कि आप उसका साथ देंगे। लेकिन यहां पर मामला यह कि अगर आप पर्सनली उसका साथ देते हैं तो प्रोफेशनली क्या है? रांग हो जाते हैं। सत्यनिष्ठा जो होती है वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का गुण होता है। सत्यनिष्ठा जनहित के अनुसार निर्णय लेते हुए ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। लेकिन यह जो स्थिति है नगर निगम आयुक्त के सामने, जिसमें सहकर्मी जांच को धीमा किए जाने की अपेक्षा रखते हैं ताकि वे बच जाएं, जिसमें बिल्डर दबाव डाल रहा है, जिसमें बिल्डर धमकी दे रहा है, और इसके साथ ही जो पूर्व नगर निगम आयुक्त हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, या आप जिसके मित्र होते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन को कई बार आप खुद समझते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें दरअसल इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि यहां पर सत्यनिष्ठा का भी मुद्दा है। इसलिए जब आप इस तरह की केस स्टडीज को पाते हैं तो आप उसमें बिल्कुल ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटीग्रिटी जो है वो डाउटफुल इंटीग्रिटी का इशू है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो वर्तमान नगर निगम आयुक्त हैं वो पूर्व नगर निगम आयुक्त उनका फेवर करते हैं,
तो फेवर करने या मित्र होने के आधार पर हम कई बार कहते हैं कि इनकी जो निष्ठा है वो क्या है, वो दागदार है, संदिग्ध है। इसलिए यहां पर ये जो चारों मैंने कारण बताए, इन चारों कारणों की वजह से सत्यनिष्ठा का भी मुद्दा नैतिक मुद्दे के रूप में यहां पर क्या है, उपस्थित है। इसके साथ ही इस केस स्टडी में हितों के टकराव का भी मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मुद्दा है। आप जानते होंगे कि जब सार्वजनिक जीवन में कोई पदाधिकारी कार्य करता है तो कई बार उसके निजी हित और संगठन के या संगठन के प्रशासन के जो सार्वजनिक हित होते हैं वो टकराने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक आधिकारिक जो कर्तव्य हैं वो सार्वजनिक हित से क्या है, टकराने लगे, वहां पर भी हितों का टकराव होता है। और कई बार ऐसी विचित्र स्थिति भी होती है जहां पर आपके एक प्रकार के जो सार्वजनिक हित हैं वो दूसरे प्रकार के सार्वजनिक हित से क्या है, टकराने लगते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हितों का टकराव है, और वह हितों का टकराव कैसे है कि अगर आप देखें तो जो यहां पर कमिश्नर साहब हैं नगर निगम के, जो आयुक्त हैं, तो आयुक्त के ऊपर धमकी है। धमकी क्या है कि अगर आपने मामले को रफा दफा कुछ ले देकर नहीं किया तो आपके ऊपर क्या है, उत्पीड़न का एक मुकदमा दर्ज करवा देंगे। यहां पर उनके निजी हित भी खतरे में हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि सार्वजनिक हित का प्रश्न है, और इस सार्वजनिक हित के प्रश्न में एक तरफ नियमों का पालन नहीं किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो नक्शा पास हुआ था उस नक्शे के बजाय अपने हित में इस नक्शे अपने हिसाब से क्या है, अंडर जो कंस्ट्रक्शन था वो कंस्ट्रक्शन करने की क्या है, कोशिश की गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 4 मजदूरों के मरने से एक यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट भी जुड़ा है, और वह पब्लिक इंटरेस्ट यह है कि ऐसे मजदूरों के स्थिति में या इस तरह से मजदूरों के परिवार के प्रति जो मजदूर मर गए दुर्घटना में या जो घायल हुए हैं उनके प्रति भी एक अधिकारी की जिम्मेदारी है। उनके न्याय का भी प्रश्न है, उनके भलाई का भी प्रश्न है, आगे इस तरह की अनियमितता न हो इसको रोके जाने का भी प्रश्न है। तो एक तरफ निजी हित है आयुक्त का, कमिश्नर का, जहां पर वो उत्पीड़न के खतरे से क्या है, गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, नियमों के उल्लंघन, इसके साथ ही मिली भगत करके भ्रष्टाचार करना, और मिली भगत करके भ्रष्टाचार करके सार्वजनिक हित का, इसके साथ ही पब्लिक प्रॉफिटरिंग को नुकसान पहुंचाकर प्राइवेट प्रॉफिट क्या है, गेन करना। जैसे जो इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर साहब हैं वो उन्होंने क्या है, जो प्लान को चेंज किया गया उसकी कभी भी रिपोर्टिंग नहीं की। तो यहां कुल मिलाकर आयुक्त के सामने एक हितों के टकराव का भी प्रश्न है। यहां आयुक्त साहब के जो मित्र हैं पहले वाले कमिश्नर, उनके हितों को अगर वो बचाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर वो प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसलिए दिए गए प्रकरण में उत्तरदायित्व के मुद्दे के साथ साथ, सत्यनिष्ठा के मुद्दे के साथ साथ हितों के टकराव का भी मुद्दा उपस्थित हो रहा है। इस बात को भी आप यहां पर बताएंगे कि इसमें हितों के टकराव का भी जो प्रश्न है वह प्रश्न कहीं ना कहीं क्या है, उपस्थित है। तो इसमें एक तीसरा पॉइंट हुआ। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप इस तरह की केस स्टडी को सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जहां हितों के टकराव का मुद्दा होगा वहां पर नैतिक दुविधा का भी मुद्दा कई बार खड़ा हो जाता है। दुविधा क्या होती है? दुविधा वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के सामने 2 विकल्प होते हैं। दोनों विकल्प या तो असुविधाजनक होते हैं या दोनों विकल्प इतने अच्छे होते हैं जिसमें किसी एक विकल्प का चयन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छे वाली सिचुएशन बहुत कम आती है। बुरी वाली सिचुएशन कि दोनों विकल्प क्या है,
ठीक नहीं है, या एक अच्छा है एक बुरा है, या एक को ऑप्ट करते हैं तो दूसरा क्या है, ऑप्ट करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर जो अधिकारी महोदय हैं, जो आयुक्त साहब हैं, या इस केस स्टडी में दरअसल सत्यनिष्ठा के मुद्दे के साथ साथ यहां पर हम लोग ये भी कहेंगे कि यहां पर नैतिक दुविधा का मुद्दा है। और नैतिक दुविधाएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कि कई बार आप सही करते हैं तो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और कई बार क्या है, आप अगर नैतिक बनते हैं तो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है। तो एक इकोनॉमी और एथिक्स के बीच का क्या है, एक डायलेमा होता है, और एक राइट और गुड के बीच का डायलेमा क्या होता है। अब अगर यहां पर कमिश्नर साहब नियम के अनुरूप काम करते हैं तो जांच को नियम के अनुरूप करेंगे। ऐसी स्थिति में उनके सहकर्मी, उनके डिपार्टमेंट के जो पहले के कमिश्नर हैं और इसके साथ ही जो इंस्पेक्टर हैं, ये सब क्या है, फंस जाएंगे। तो अगर सही को फॉलो करते हैं तो अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ये लोग क्या है, बुरे बताएंगे, कि ये कहेंगे कि यहां पर मामला क्या है, बुरे का है, कि आपने क्या है, कुछ लोगों के लिए आप क्या है, अच्छे नहीं रह गए। इसलिए दिए गए प्रकरण में, जो दिया गया प्रकरण है, इसमें जो अधिकारी महोदय हैं, नगर निगम आयुक्त जो महोदय हैं, वो एक प्रकार की नैतिक दुविधा का भी सामना करेंगे। ये भी इसमें एक इशू है। फिर इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो दिए गए प्रकरण में एक साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, और इसको इस प्रकरण में कह दिया भी जाता है, या इस प्रकरण में सीधे सीधे कहा भी गया है। पहला साठगांठ क्या है, पहली जो साठगांठ है वो बिल्डर और कमिश्नर की है, पूर्व कमिश्नर की। दूसरी जो साठगांठ है वो बिल्डर और इसके साथ ही इंस्पेक्टर की है, बिल्डर और इंस्पेक्टर की है। यहां अगर हम लोग देखें, और तीसरा साठगांठ का उदाहरण क्या है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए वर्तमान कमिश्नर के संदर्भ में। तो यहां पर हम लोग इन तीनों प्रकार के जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर क्या है, बात करेंगे। तो हितों के टकराव के अलावा यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहां पर साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। और यह साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उस मुद्दे में पहला पॉइंट, जो उस मुद्दे में पहला पॉइंट है, वह पहला पॉइंट यहां पर क्या है, साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार के मुद्दे में पहला, कि यहां पर बिल्डर और पूर्व आयुक्त के बीच में साठगांठ है, पूर्व आयुक्त के बीच में साठगांठ है। इसके साथ ही यहां पर बिल्डर और जो नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं, उनके बीच में साठगांठ है। और इसके साथ ही बिल्डर और मंत्री के बीच में भी साठगांठ है, रिश्तेदार होने की वजह से। और बिल्डर और जो वर्तमान नगर निगम आयुक्त हैं, वो नगर निगम आयुक्त को भी ये फेवर क्या है किया, ये फेवर करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो विषय है, इसमें साठगांठ पूर्ण भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, और इसके साथ ही इस विषय में सार्वजनिक जीवन में अच्छाई का जो प्रश्न होता है, ईमानदारी का जो प्रश्न होता है, उस सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के प्रश्न की भी यहां पर उपेक्षा की जा रही है। कुछ उच्चतम आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और जब आप समाज में देखते हैं कि बहुत से अधिसंख्यक लोग उन उच्चतम आदर्शों का, उन उच्चतम सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप इसी को कहते हैं कि लोगों का नैतिक अवमूल्यन हो गया है। तो इसलिए यहां पर प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ का भी क्या है, इशू है। तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के पतन का क्या है, मुद्दा है। अब यहां पर इसके साथ ही इस केस स्टडी में यह भी पूछा गया कि आपके पास विकल्प क्या है, आपके पास विकल्प क्या है, और विकल्प यहां पर किस बात के संदर्भ में है कि क्या आप बिल्डर के दबाव में आएंगे
तो यहां पर क्या है कि हां, मैं बिल्डर के दबाव में आकर फैसला करूंगा। यह प्रथम दृष्टया ऊपर से ही गलत लग रहा है। दूसरा कि नहीं, मैं बिल्डर के दबाव में आकर फैसला नहीं करूंगा, और चाहे वह मुझे कितना भी कहे कि आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला क्या है, दर्ज कराया जाएगा, तो भी मैं बिल्डर के संदर्भ में क्या है, यहां पर उससे दबाव में नहीं आऊंगा। तीसरा यहां पर है कि मैं बिल्डर के दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इसकी सीधे प्रतिक्रिया नहीं, यहां पर मैं क्या है, कुछ और टाइम लूंगा और इसके साथ ही कुछ और चीजों को सुनिश्चित करके, जिससे बिल्डर जो है वह उसे क्या है, उसके दोषों को सिद्ध करना मुश्किल ना हो, इस बात को क्या है, मैं सुनिश्चित करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो तीसरा विकल्प है, पहला वाला विकल्प कि बिल्डर के दबाव में आकर जब उसने उत्पीड़न का मुकदमा, फर्जी मुकदमा लगवाने की बात कही है और मामला रफा दफा करने की बात कही है, तो यहां पर यह क्या है, इस बात को क्या है, मैं अगर मानता हूं तो उन मजदूरों के प्रति और इसके साथ ही कुल मिलाकर जो विभाग के कानून, कायदे, नियम जिसके लिए यह बनाया गया है, उन सब की क्या है, अवहेलना होगी। तो यहां पर इसके विपरीत क्या है, इसको आप लिखेंगे और इसके डिमेरिट्स को लिखेंगे कि इसकी डिमेरिट क्या होगी, फिर इसके साथ ही इसको लिखेंगे और इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या है, क्या लिखेंगे। जैसे ये हो सकता है कि मैं सीधे सीधे कह दूं कि मैं बिल्कुल बिल्डर के दबाव में नहीं आऊंगा, और उल्टा मैं बिल्डर के ऊपर जो है मुझे दबाव डालने के लिए मुकदमा दर्ज कर दूंगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मैं मुकदमा दर्ज करूंगा कि इन्होंने क्या है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। यह भी तो मुद्दा हो सकता है। यहां पर सीधे सीधे मैं बिल्डर से पंगा ले रहा हूं। तीसरा यहां पर है कि मैं सीधे सीधे बिल्डर से पंगा लेने के बजाय मैं पहले अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात से ये कहूंगा कि अब आपकी जो गलती हुई है उसकी कुछ न कुछ सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, इसलिए आपको हमें बिल्डर के संदर्भ में क्या है, साथ कह देना पड़ेगा। और बिल्डर यहां पर ज्यादा उत्तरदायी है, तो यहां पर बिल्डर के और बिल्डर बाद में भी ज्यादा क्या प्रयास कर रहा है, तो इसलिए यहां पर हम सीधे प्रतिक्रिया करने के बजाय हमारा जो मैकेनिज्म होगा, वह मैकेनिज्म क्या होगा कि पहले अपने जो विभाग के जो लोग जो है मिली भगत कर रहे हैं, उनके संदर्भ में मैं यहां पर प्रोसेस को देखूंगा, और अपने विभाग के लोगों के मिली भगत को कंट्रोल करने के बाद फिर मैं यहां पर क्या है, बिल्डर के संदर्भ में उसके संदर्भ में जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश करूंगा। तो ये यहां पर तरीका होगा। ये है आईएएस 2020 की केस स्टडी के मॉडल उत्तर के बिंदु, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बिंदुओं से आप इस तरह की जो आगे की जो केस स्टडी आएंगी, उनका सही तरीके से जवाब देने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।